हेलो कंपटीटर्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज है 16 दिसंबर 2025। आज का द हिंदू का न्यूज़ में क्या क्या है वो देखेंगे। उससे पहले हमारे जो चैनल टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है आपका VPSA CADEMY 24 वैप्स एकेडमी 24, ठीक है। यहाँ से आपको ये आपका देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं। आज का मुद्दा क्या क्या है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलते हैं आज का क्या है इसमें, ठीक है। तो आज पहला जो न्यूज़ आया है वो है नया विधेयक लाया गया है। किस चीज़ पे ये नया बिल आया है? मांग आधारित रोजगार योजना आपूर्ति प्रधान पे ये नया विधेयक आया, बिल आया, ठीक है। इसकी भूमिका क्या है, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि मांग क्या हो रही है, ये क्यों लाया गया बिल है। तो सरकार क्या कह रहा है कि ये मांग आधारित रोजगार योजना है, जिसमें क्या करेगा, योजनाओं में स्ट्रक्चरल परिवर्तन करेगा, ठीक है। क्या इससे क्या होगा कि ये बदलाव जो होगा नीति निर्माण में आपूर्ति पक्ष पर केंद्रित विश्लेषण को बढ़ावा देता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो रोजगार जो है ना, रोजगार के मामले में जो पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसे हटा लेता हूँ, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये रोजगार योजना की ओर बदलाव करने के लिए एक नया विधेयक लाया गया है। इससे क्या होगा कि मांग आधारित रोजगार योजना आएगा, ठीक है। कि जितनी मांग रहेगी उतने रोजगार आएंगे। तो मेनली रूप से ये किस पे आ रहा है, फोकस कर रहा है, जॉब क्रिएट पे कर रहा है, ठीक है। जॉब क्रिएटिंग के लिए आ रहा है, ठीक है, ये कानून आ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग कि इस पे क्या है, मुख्य बिंदु क्या है इसका। तो पहला तो होगा कि इससे इसका स्वरूप कैसा है, ठीक है। इसका स्वरूप कैसा है, तो इसका स्वरूप में हम लोग जाएंगे तो ये कैसा है कि कार्य करने की मांग पर रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। कार्य की जितनी मांग रहेगा उतना रोजगार ये उपलब्ध कराएगा, सामाजिक सुरक्षा देगा और आय समर्थन पर जोर देगा, ठीक है। आय भी वृद्धि करने पर ये जोर देगा, ठीक है। दूसरा में क्या है, इसका दूसरा पहलू से हम देखेंगे तो इसमें बदलाव क्या किया जाएगा, इसमें परिवर्तन क्या रहेगा। तो कौशल विकास और प्रोडक्टिविटी पे बल देगा, ठीक है, उत्पादकता पे बल देगा तथा स्थानीय श्रम जो होगा उसकी आपूर्ति जितनी मतलब सप्लाई को बेहतर बनाएगा, ठीक है, बेहतर उपयोग करेगा ये, ठीक है। सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार आएगी। और इसमें थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि ये जो है किसके ओर झुकाव है, ये जो आपूर्ति प्रधान जो विधेयक है किसके प्रति झुकाव करेगा, मतलब मेनली रूप से इसे क्या प्रभावित होगा इससे, क्या इससे मतलब महत्व है इसका। तो श्रम बल की गुणवत्ता बढ़ेगी, उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, दीर्घकालिक रोजगार सृजन करने की संभावना है। अल्पकालिक कालिक नहीं कि लॉन्ग टर्म, जैसे लॉन्ग टर्म पे ध्यान दिया जाएगा। आर्थिक संरचनात्मक सुधारों को समर्थन दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो चौथा है पॉइंट हम लोग को देखना पड़ेगा कि चौथा पॉइंट में क्या है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि चौथा पॉइंट में है आप सबका कि संभावित इसमें चुनौतियां क्या क्या है। मांग की पहली चुनौती जो रहेगी, मांग की उपेक्षा से असमानता बढ़ने की, इनइक्वलिटी भाई बढ़ेगी, ठीक है। राज्यों की कार्यन्वयन क्षमता में कमी आएगी, निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता होगी, जो इसको कहीं न कहीं चुनौतियों के तहत देखा जा रहा है। अब इसका कंक्लूज़न क्या निकाल सकता है ये विधेयक को तो ये सिंपल सी है कि ये दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में इसका लाया गया है, ठीक है? ताकि अल्पकालिक राहत जो पहले दिया जाता था, उससे आगे बढ़ के दीर्घकालिक होना चाहिए, ठीक है? मेल यूरोप ये रोजगार से फोकस किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरा हमारा मुद्दा क्या आएगा, दूसरा है कर्नाटक जो द्वारा है गौ हत्या निषेध अधिनियम, ये 2020 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2020 में लाया गया था।
यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग कि कर्नाटक द्वारा क्या लाया गया, गौ हत्या निषेध अधिनियम में संशोधन हेतु लाया गया विधेयक को अभी इस पर क्यों रोक लगा दिया गया है। ये इस पे कहा गया, ठीक है, इसमें कहा गया राज्य की विधायी प्रक्रिया संघवाद तथा सामाजिक राजनीतियों से संतुलन के लिए ये रोक लगाया गया। कहीं न कहीं ये क्या हमारा कर रहा है, मानते हैं कि हमारे सामाजिक और संघवाद में कहीं न कहीं ये इसको प्रभावित कर रहा था, ठीक है? तो ये प्रभावित हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि पृष्ठभूमि में क्या है कि कर्नाटक गौ हत्या निषेध पहले ही बता चुके हैं कि आपका 2020 में आया था। कब आया था? 2020 में आया था। इसका उद्देश्य गौ हत्या पर कठोर प्रतिबंध लगाना था, ठीक है? गौ हत्या पे कठोर प्रतिबंध मतलब दंडित करना था जो भी ये गौ हत्या करेंगे, ठीक है? अब इसमें दूसरा क्या है? दूसरा देखेंगे तो हम लोग प्रस्तावित संशोधनों में दंड प्रावधानों को प्रवर्तन तंत्र में बदलाव की बात की गई थी, ठीक है। पहले क्या की गई थी, दंड प्रावधान था, फिर प्रवर्तन तंत्र में बदलाव की बात की गई थी। व्यापक विरोध और राजनीतिक मतभेद के कारण विधेयक को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। विरोध या इसका विरोधाभास था, ये राजनीतिक भी मतभेद थे आपस में। अब इसका मुख्य मेन बॉडी में इसका क्या-क्या इससे क्या समझेंगे, तो सबसे पहले संवैधानिक पहलू पे हम लोग जाएँगे, कानूनी पहलू क्या है इसका, इसके लिए क्या मतलब हमारे संविधान में दिया गया है, तो पहले में दिया गया अनुच्छेद 48 जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है कि राज्य को पशु संरक्षण के लिए निर्देश देता है। ये क्या आर्टिकल हमारा 48 कहता है कि राज्य को पशु संरक्षण करने का अधिकार देता है, ये अपना कानून बना सकता है, ठीक है? वहीं क्या है आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है 90 आर्टिकल 91 जी क्या कहता है कि व्यवसाय करने का की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का प्रश्न उठता है यहाँ से, ठीक है। आर्टिकल 90 जी में क्या-क्या है, व्यवसाय करने का छूट दिया गया है, हम कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, जो एक लिमिट हो, आधारभूत हमारे संरचना जो है फंडामेंटल बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, वो ना हनन करने, उल्लंघन ना किए बिना कोई भी व्यवसाय हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रतिबंध का प्रश्न उठता है, क्यों? क्योंकि ये जब ये कानून आ रही थी, तो यहाँ से गौ हत्या हो रही थी, ठीक है? तो गौ हत्या से तो बहुत सारे गौ के ये चमड़े से उपयोग हमारे जो शूज़ बनते हैं, बैग बनते हैं, इससे भी जीवन यापन लोग कर रहे थे, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं उनके व्यवसाय पे की स्वतंत्रता पे प्रश्न उठा रहा है, ठीक है? दूसरा है कि धार्मिक भावना बनाम आजीविका अधिकार का भी ये प्रभाव डाल रहा है, इसको भी प्रभावित कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया कि संघवाद और राज्य की स्वायत्तता को ये कहीं न कहीं क्या करा रहा है कि देता है, ठीक है? संघवाद और राज्य की स्वायत्तता कैसे देता है? कानून बनाना राज्य सूची का विषय है। जैसे पशुओं पे आर्टिकल 48 क्या कहा गया कि राज्य क्या करेगा, राज्य हमारा क्या करेगा, कानून बनाएगा ये पशुओं पे संरक्षण के लिए। तो राज्य के कानून बनाना राज्य सूची के विषय में है। देखिए, यहाँ पे कानून का 3 सूचियाँ रहते हैं, ठीक है? 3 सूची से बनाया जाता है। एक होता है संघ सूची, ठीक है? एक होता है राज्य सूची और थर्ड होता है हमारा समवर्ती सूची, ठीक है? समवर्ती सूची। तो ये इस पे कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सूची कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषय है ये। जैसे पशु संरक्षण का, गौ हत्या का अगर कानून बनाया जा रहा है तो किसका है? राज्य सूची का है, ठीक है? विधेयक पर जो रोक है ये किस चीज़ को दर्शाता है? राज्यों को सामाजिक आर्थिक विविधता को ध्यान में रखकर कानून बनाना पड़ता है। ये कहीं न कहीं मतलब आप अपने से नहीं सारा मतलब आप क्राइटेरिया जैसे सोशल और इकोनॉमिक जो आपका डाइवर्सिफ़िकेशन है उसको ध्यान में रख के कानून बनाना पड़ता है। ठीक है, तीसरा इससे क्या है सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? तो पशुपालन जो पीछे मैं बता रहा था, पशुपालन हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, मांस व्यापार से जुड़े समुदायों को भी प्रभावित करेगा। अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्गों का आजीविका का प्रश्न उठाता है यहाँ से, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ-कुछ जो अल्पसंख्यक कमज़ोर वर्ग हैं, जो गाय के चमड़े का उपयोग करते हैं, ठीक है? अपने जीवन यापन चलाने के लिए, ठीक है? अब यहाँ से आगे क्या देखते हैं
कि इसमें राजनीतिक पर क्या पड़ रहा है, तो राजनीतिक पे हमारा पड़ रहा है क्या, राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशील भी हो रहा है। जैसे गौ हत्या का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक है, ठीक है। आजकल लोग धर्म और ये वो मतलब पहले से ही जोड़ा जा रहा है, तो ये धर्म को कहीं किसी को ठेस पहुंचा रहा है। तो इसका कानून का दुरुपयोग और भीड़ हिंसा कैसा है, जैसे मॉब लिंचिंग जो होता है आजकल जो चल रहा था मॉब लिंचिंग, ये इसी का मुद्दा ये बता रहा है कि भीड़ हिंसा भी हो जाता है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं, कर्नाटक सरकार जो विधेयक को स्थगित जो किया है, ये किस चीज को दर्शाता है, कानून निर्माण में संवैधानिक मूल्यों को, सामाजिक समरसता और आर्थिक प्रभावों को संतुलित मूल्यांकन आवश्यक है। पहले इसका जो क्या इफेक्ट पड़ेगा समाज पे, इकोनॉमिक पे, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। किसी भी संशोधन से पहले उस पर विचार विमर्श अच्छे व्यापक होना चाहिए और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। लोकतांत्रिक शासन में ये अनिवार्य रहता है कि आप समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं। आप एक दृष्टिकोण से आप ना सोच के ओवरऑल आप अपना दृष्टिकोण को अपनाएं और ताकि ये सभी पे अच्छे प्रभाव करें, ठीक है। अब थर्ड में हमारा क्या है, थर्ड का है आपका जो न्यूज है, यूनेस्को के दूत ने रंपा मंदिर जो है उसका दौरा किया है, ठीक है। इसमें क्या है, अब रंपा मंदिर के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये मेनली रूप से यूनेस्को है जो 2021 में इसको शामिल किया था अपने हेरिटेज में, ठीक है, हेरिटेज में शामिल किया था, वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया था। कब, 2021 में, ठीक है। आगे लिखा गया होगा पीडीएफ में, तो आइए देखते हैं क्या है। रामपा जो है मंदिर, इसको रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामलिंगेश्वर मंदिर है। इसका जो रामलिंगेश्वर मंदिर है ये कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना के मुगल जिला में है, ठीक है। तेलंगाना के कहाँ है, मुलुगु जिला में, मुलुगु मुलुगु जिला में, ठीक है। जो पूर्व वारंगल, पहले इसको क्या बोला था, वारंगल बोला जाता था, ठीक है। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वारंगल का आप इतिहास जानोगे। इसका निर्माण लगभग 1213 ईस्वी में हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में है, ठीक है। इसका निर्माण और संरक्षण किस वंश के द्वारा, काकतीय वंश था उस समय, जिसका शासक गणपति देव थे। कौन थे, गणपति देव के सेनापति रेचला द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, रेचला द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी बात है इस मंदिर में कि यह मंदिर किसी शिल्पकार के नाम पे रखा गया है। यहाँ देखिए लिखा है, मंदिर का नाम इसके शिल्पकार रंपा के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जो पहली बार ये पहला मंदिर है जो किसी शिल्पकार पे रखा गया है। ये भारतीय मंदिर स्थापत्य में दुर्लभ उदाहरण है, ठीक है। स्थापत्य इसका विशेषताएं क्या है, तो देखिए ये काकतीय शैली का बना होता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि हमारे शैली जो होते हैं, तीन और होते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ऐसे, लेकिन एक नागर बेसिकली क्या होता है, नागर, द्रविड़ और आपका वेसर, ठीक है। ये तीन शैली बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, यही चीज है कि एग्जामों में ये ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। क्यों, काकतीय शैली ये किसको समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है, तो शिव को। इसलिए गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित किया गया है। और ये क्या है कि इसमें एक तकनीक, जो टेक्निक अपनाया गया है, इसमें टेक्निक क्या है कि इसमें जो ईंट हुआ है ना वो हल्की है, यानी फ्लोटिंग ब्रिक्स है। कैसा है, फ्लोटिंग ब्रिक्स है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोटिंग ब्रिक्स, ठीक है। और ये क्या है, पानी में तैर सकती है। और दीवारों के और स्तंभों पर नृत्य और मुद्राओं देवताओं को पौराणिक कथाओं को सुंदर मूर्तियां उकेरा गया है। मंदिर के सामने नंदी मंडप स्थित है। इसमें एक चीज और नहीं लिखा गया है कंप्यूटर्स कि इसके जो स्तंभ है ना ये होल है, ठीक है। इनके जो पिलर्स हैं ये होल हैं। और इनमें जब आप दबा दीजिएगा, जैसे अगर वो उस पे अपने हाथ से अगर उस पे दबा दीजिएगा तो उसमें से आवाज निकलता है, ठीक है, म्यूजिक की तरह, म्यूजिकल आवाज, ठीक है। और ये यूनेस्को पहले ही बता चुके हैं कि 2021 में रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। और इसका ये आधिकारिक नाम, ये भी याद रखने योग्य बात है, आधिकारिक नाम जो है आपका ये काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया आपका
फोर्थ है आपका रेड सैंक डुक, ठीक है, रेड सैंक डुक। ये रेड सैंड डुक है क्या? तो रेड सैंड डुक एक तरह एक ऑर्बिजियल यानी पेड़ों पर रहने वाला प्राइमेट है। प्राइमेट क्या है? इसे क्या बोलते हैं? इसे दुनिया का सबसे रंगीन बंदरों में गिना जाता है। ये प्राइमेट है, ठीक है, और इसे दुनिया का सबसे रंगीन बंदरों में गिना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैक्थ्रिस नियम, ठीक है, निमायु, ठीक है, पैक्थ्रिस निमायु। और इसका हैबिटेट कहाँ है? हैबिटेट है इसका जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे इसका और क्या है? प्राय ये ऊंचे पेड़ों के ऊपर में रहते हैं, कैनोपी में रहते हैं ये, ठीक है। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे मतलब देखा जाए कौन से देश में मिलते हैं या कौन से मतलब कॉन्टिनेंटल में मिलता है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें प्रमुख देश कौन कौन है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। और एक चीज सबसे नोट करने योग्य है, ये इम्पोर्टेंट है क्या? भारत में ये पाया नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे करके सवाल बनाए जाते हैं कि ये कहाँ पाया गया है या नहीं पाया गया। आपको आज मैंने सवाल भी दो तीन लाया हूँ, मे बी, हाँ, दो तीन लाया हूँ मैंने। और इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या दिया गया है? आईयूसीएन में इंडेंजर्ड में लिखा गया, ठीक है, इंडेंजर्ड में किया गया। देखिए आईयूसीएन एक रेड लिस्ट बुक है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको अलग से मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ अलग करने वाला हूँ। जैसे ही मेरे कुछ समस्याओं है, उसके बाद में आपके लिए नए नए मतलब कोर्स मैं लाने ही वाला हूँ, अब लाने ही वाला हूँ हर चीज़। फिर आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर ट्रस्ट। अपेंडिक्स जो साइट्स का है, अपेंडिक्स 1 में ये किया गया है, ठीक है। तो कंजर्वेशन स्टेटस भी आपको बहुत ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मोस्टली कोई पूछा जाएगा तो यहाँ से भारत में नहीं पाया जाता है, रेड सैंड ये नहीं पाया जाता है। और इसका कंजर्वेशन आईयूसीएन में इंडेंजर्ड में है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बोल रहा था कि आपसे कि ये आपके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन किया जाता है। रेड सैंक डूक जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है कि यह एक प्राइमेट प्रजाति है, ठीक है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। थर्ड में है आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो पहला तो है प्राइमेट जाति है, क्योंकि रंगीन बंदर के पेड़ों पर रहने वाले रंगीन बंदर माना गया है, ठीक है, ये प्राइमेट है, पढ़े थे। लेकिन ये भारत में नहीं पाया जाता है, ठीक है, भारत में पाया ही नहीं जाता है, तो पूर्वोत्तर राज्यों की बात ही छोड़िए, ठीक है। और ये इंडेंजर श्रेणी के सूची में सूचीबद्ध है, ठीक है। तो यह हमारा से कौन हो जाएगा? 1 और 3 कहाँ है? 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो जहाँ जहाँ 2 है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे में देखिए ये इसका आंसर यहाँ पे है बी, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्या है? रेड सैंकडुक जो है किस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो ये तो सिंपल से अभी भी पढ़े थे, दक्षिण पूर्व एशिया में ये पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फिफ्थ क्या है? तो फिफ्थ में ये मुद्दा मैं आपको कल स्पेशल वीडियो में ग्रामीण रोजगार योजना के लिए मनरेगा के तहत में मनरेगा के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल्स आपको बताया हूँ कि क्या नया नाम इसका जो है चेंज हुआ है, ठीक है, उसके बारे में मैं बता दिया हूँ। ऐसे एक नज़र देख लेते हैं, वो आप वीडियो ज़रूर जाके मेरे चैनल पे देखिएगा। थोड़े बहुत वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये मैं मानता हूँ। आज से वीडियो बहुत अच्छे से आपके पास पहुँचेगी, लेकिन वो आप एक बार जाके आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, वो बहुत अच्छे से समझाया गया मनरेगा के बारे में। लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ कि मनरेगा जो आया था, आपका एक्ट, मनरेगा एक्ट, नरेगा एक्ट जो था 2005 में, ठीक है, इसको मेनली रूप से 2007 में इसको मनरेगा का टैग दिया गया था आपको। और ये है, तो मुद्दा क्या था? मनरेगा के तहत कम फंड आवंटन, ये मैं टोटल चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको लिंक आज मैं अपने बैप्स एकेडमी 24 पे मैं आपको वो वीडियो भी डाल दूंगा, अभी अभी जस्ट मैं डालूंगा कुछ देर में।
ठीक है, तो ये आपका मैं करवा चुका हूँ, इसलिए इसमें टाइम देने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप सब वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, जो आज का मुद्दा है, फिफ्थ मुद्दा है महँगाई और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मुद्दा क्या है? जो खाद्य मुद्रास्फीति है, जो इसको उच्च किया गया है, ठीक है। आरबीआई की मौद्रिक नीति पे दबाव आया है कि आप उच्च कीजिए, ठीक है। तो इसका भारत में क्या पड़ेगा? तो भारत में महंगाई सप्लाई साइड डोमिनेंट है। भारत में महंगाई कैसी है? सप्लाई साइड डोमिनेंट। जितनी मतलब सप्लाई होगी तो उस पे निर्भर करता है, ठीक है, कि किस तरह से सप्लाई हो रहा है, उससे महंगाई पर जोर दिया जाता है। इससे क्या है, केवल ब्याज दर बढ़ाना पर्याप्त समाधान नहीं है। मुद्दा क्या है इसमें? कहा जा रहा है कि केवल बाजार दर बढ़ाना पर्याप्त समाधान नहीं है, इसके लिए अलग समाधान लाना पड़ेगा और ये गरीबों पर असमान प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी वो गरीबों पर तो और भी ज़्यादा पड़ेगा ना। इसमें चुनौतियाँ क्या-क्या है? चुनौतियाँ हैं कि जलवायु परिवर्तन से क्या हो गया है, कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है, ठीक है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, ठीक है। इस कारण से हमारा क्या है कि कृषि का उत्पादन बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो इससे प्रभावित हो रहा है। अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो है अस्थिर है, ठीक है। एक बैलेंस होना चाहिए ना, संतुलित होना चाहिए, जो संतुलन नहीं है अभी, ठीक है। अब इसके लिए समाधान क्या है? तो हमारे बोला गया है संविधान में कि फर्स्ट जो है कृषि भंडारण और कोल्ड चेन जो है वो हमारा बढ़ावा देना पड़ेगा इनको। एमएसपी को बढ़ाना पड़ेगा और ओपन मार्केट ऑपरेशन को सुचारू ढंग से चलाना पड़ेगा, ठीक है। राज्यों के साथ बेहतर समन्वय करने की ज़रूरत है। देखिए, आज का मैं जो ये आपके लिए लाया हूँ, वो बहुत अच्छा शॉर्ट्स में है, जो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको और भी विषयों के मामले में, तो आप अच्छे से एक मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी इसे डिकोड कर सकते हैं। ओके? अब यहाँ पे सिक्स्थ में देखते हैं कि आज का मुद्दा सिक्स्थ का क्या है, वैश्विक नीति और वैश्विक तनाव क्या-क्या चल रहा है। तो वैश्विक संघर्षों पर भारत की संतुलित कूटनीति, रणनीतिक स्वायत्तता की निरंतरता है, ठीक है? अब इसमें क्या कहा गया है कि भारत ना तो किसी ब्लॉक का हिस्सा है, ना ही तटस्थ है, बल्कि ये कैसा है, इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट अपनाता है, ठीक है? अपना रहा है। G20 में भी इसकी भूमिका बढ़ी, यूएनओ में भी भारत की भूमिका बढ़ रही है, ठीक है? आगे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो इसके लिए चुनौतियाँ क्या-क्या आएगा। तो जो वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न वर्सेस आपका क्या है, साउथ, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का एक राजनीतिक है, वो ये प्रभावित कर रहा है, ठीक है। और ऊर्जा और रक्षा पे निर्भरता हमारा बढ़ रहा है। तो इसके लिए समाधान क्या करेंगे? तो पक्षवाद को जो है मजबूत करना होगा, ठीक है? और ग्लोबल साउथ की भारत को आवाज़ बनना पड़ेगा, ताकि अ अ, ग्लोबल साउथ में अपना एक बेहतर रणनीतिक के माध्यम से जो हमारी आत्मनिर्भरता का जो विज़न है, विकसित भारत 2047 का, उसको भी हम अपने परिकल्पना को लक्ष्य तक प्राप्त कर सकेंगे। आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में भी हम अपने आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है? जो आत्मनिर्भर के लक्ष्य को भी ये बढ़ावा देगा। अब यहाँ पे क्या सातवां आ गए हैं हम लोग, 7th पे आ गए हैं। तो आज का क्या है, सातवां मुद्दा परिवर्तन जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन में क्या है? मुद्दा क्या है कि विकास बनाम, ठीक है? विकास बनाम पर्यावरण संतुलन, जलवायु वित्त की कमी है, ठीक है? भारत का दृष्टिकोण कैसा है? तो भारत का दृष्टिकोण है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनाता है, ठीक है? गरीब देशों के लिए जलवायु अनुकूलन अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? कैसे? आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या-क्या मतलब चुनौतियाँ हैं, जो देखते हैं। तो इसके लिए क्या चुनौतियाँ हैं? विकास देशों द्वारा जो वित्तीय वादों की अनदेखा किया जा रहा है, ठीक है? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत कहा गया था कि डेवलपिंग कंट्री को फंडिंग प्लस क्या देगा? फंडिंग प्लस टेक्नोलॉजी देगा, ठीक है? टेक्नोलॉजी देगा। कहीं न कहीं आप ये देखोगे कि इसको कहीं न कहीं अनदेखा किया जा रहा है। अभी कॉप 30 जो बेलम में हुआ था, ये कहीं न कहीं बात किया था, इस चीज़ पे चर्चा बना हुआ है, ठीक है? तो ताकि विकसित देश
जब तक डेवलपिंग कंट्री को नहीं देंगे, पहले ही डेवलप्ड हो गए हैं कार्बन इमिशन कर करके इन लोग। और डेवलपिंग कंट्री अगर नहीं करेंगे तो फिर ये अपना विकसित देशों में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाएंगे। इनके पास आर्थिक कमियां आएंगी, कमजोरियां आएंगी। और सेकंड क्या है, घरेलू स्तर पर क्रियान्वयन की कमी है। ठीक है, अब समाधान क्या होगा, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा, मिशन लाइफ को बढ़ावा देना पड़ेगा जो अभी चलाया जाए, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट मतलब एग्रीकल्चर करने का जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आज हमारा मुद्दा ये यहीं तक है, लास्ट है। आप तो आपको कैसा लगा कंपटीटर्स, आप जरूर शेयर कीजिएगा। और याद रहेगा कि हम लोग का टेलीग्राम चैनल जो है आपका वेप्स, ठीक है, VEPS एकेडमी, एक ACADEMY 24, आप जाके सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको वहाँ PDF अवेलेबल भी कराया जाएगा। ठीक है, और जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको यूट्यूब का वीडियो का, क्लासेस का, वो आपको इस पे मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा ये आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।